तो कैसे हैं दोस्तों? शानदार। मैं भी शानदार दोस्तों। उम्मीद है कल मेरा आसाम राइफल्स पे बनाया हुआ वीडियो आप सभी लोगों को पसंद आया होगा। और इसी तरह का अगर आपको पसंद आए तो वही मैं हर बार कहता हूँ, उस पर कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें, अपने दोस्तों में ग्रुप्स में सब्सक्राइब करें, शेयर कर दें उसको, ताकि जो रिलेटेड ग्रुप जिस जिस ग्रुप से वो सब्जेक्ट सबसे ज़्यादा रिलेट करता है, जैसे तिब्बत तिब्बत के लिए जो लड़ाके लड़ रहे हैं चाइना के खिलाफ, तो वो अगर तिब्बत के ग्रुप में मेरा वो वीडियो जाएंगे मान लीजिए, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा रिच हो सकेगा। नॉर्थ ईस्ट के मेरे वीडियो नॉर्थ ईस्ट के ग्रुप में ज़्यादा जा सके, तो इस तरह से हमारी बातों को ज़्यादा लोगों तक पहुंच सकेगा, और ज़्यादा लोगों तक पहुंचने से ज़्यादा व्यूज़ आएंगे, और हम ब्रॉड लेवल पे सोच पाएंगे, पूरे इंडिया के लेवल पे और वर्ल्ड वाइड भी अगर हम क्या सिनेरियो बन रहा है उसमें सोच पाएंगे। तो इसके लिए दोस्तों ज़रूरी है आपका लगातार कमेंट करना, मेरे चैनल पे रहना, सब्सक्राइब करना, दोस्तों से सब्सक्राइब कराना, और ये सारी प्रोसेस फ्री है। इसके अलावा जो लोग मुझे समर्थन करना चाहते हैं, फाइनेंशियली सपोर्ट करना चाहते हैं, बैंक सपोर्ट करना चाहते हैं, उनके लिए मैंने अपनी डिटेल्स दे दी हैं, तो वो डिटेल में जाके वहाँ से सारी जानकारी लेके मुझे सपोर्ट कर सकते हैं। तो ठीक है, आज का सब्जेक्ट मैं क्या रखने जा रहा हूँ? आज का सब्जेक्ट है मेरा इकोनॉमी। हमारी जो इकोनॉमी में 23.5% के करीब कॉन्ट्रैक्शन आया, मतलब वो सिकुड़ गई है। जैसे हमारी, इसे कैसे कहेंगे कि जैसे हमारा जो इंडिया की जो बॉर्डर है, भौगोलिक बॉर्डर है, जहाँ जहाँ मतलब भारत है पूरा मेन लैंड, और मगर टापू भी हैं हमारे आइलैंड, जैसे लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार। तो यहाँ जितने भी लोग काम कर रहे हैं, कोई भी हो, चाहे वो, उन सब का जो प्रोडक्शन है वो सारा ग्रॉस प्रोडक्शन मिलके जीडीपी कहलाएगा, भारत की जीडीपी हो जाएगा। तो 23% की कमी आई है। इसका मतलब क्या है कि जो 100 रुपए हम सब लोग मिलके कमाते थे, 100 लोग, सभी 100 पूरे भारत के लोग जो मिलके 100 रुपए अगर कमाते थे, उसमें 23 रुपए कम हो गए, तो ये कोई 77 रुपए बचे। तो ये बहुत बड़ी गिरावट होती है दोस्तों। ये गिरावट बड़ी है लेकिन अनएक्सपेक्टेड नहीं। तो इस पे देखिए, एकदम से हाय तौबा करने की भी जरूरत नहीं है। हाँ, मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि इस पे कोई फिक्र भी ना की जाए, फिक्र की बात है, निश्चित है, लेकिन एकदम से हाय तौबा करके हाय मैं मर गया या हाय मैं ये हो गया वो हो गया, ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है। देखिए, कोरोना के पहले से भी मैं अपने फ्रेंड सर्कल में बहुत लोगों को, ये उनको ध्यान होगा कि मैं बहुत पहले से कहता आया हूं कि चाइना और अमेरिका दोनों 10 साल से एक दूसरे के सामने खड़े, जो समझ नहीं आ रहा था, लेकिन वो अब एकदम सामने आ गया है। वो भारत में जब वो गलवान हुआ, भारत में जब वो डोकलाम हुआ, तब ये दुनिया के सामने ये बात आई कि चाइना की एरोगेंसी और एक्सपेंशनिज्म क्या है। जैसा रशिया और अमेरिका की लड़ाई हुई थी, वो यूएसएसआर के टूटने पे खत्म हुई, उसके बाद फिर ये ट्रेड वॉर शुरू हो गया। वो कोल्ड वॉर था, ये ट्रेड वॉर शुरू हो गया है। अब ये जाने कहाँ जाके खत्म होगा, कितने प्राणों की आहुति लेगा, कितने देशों की इकोनॉमी खत्म कर देगा, ये देखने वाली बात है। समय ही इसके जवाब उत्तर दे पाएगा। उसके बीच में कहते हैं करेला ऊपर से नीम चढ़ा, और ये कोरोना आ गया। कोरोना ने बड़े बड़े देशों को श्रिंक कर दिया, हिला दिया, इकोनॉमी को गर्त में ले गए हैं। लेकिन हमारे यहाँ एक चीज़ ये है कि हमारे यहाँ जो इकोनॉमी है वो एक्सपोर्ट बेसिस नहीं है, मतलब हम भारत का माल बाहर भेजते हैं, लेकिन उस बेसिस पे हमारी इकोनॉमी ज़्यादा फर्क नहीं करती है। हमारी इकोनॉमी जो है वो कंजम्पशन के बेसिस पे है। मतलब हम जो 130-132 करोड़ लोग जो खाते पीते पहनते हैं, साबुन सोडा इस्तेमाल करते हैं, जैसे मैंने ये टी शर्ट पहनी है, मान लो मैं जो मोबाइल यूज़ करता हूँ उसको जो रिचार्ज कराता हूँ, तो ये मेरा खर्च हो गया, और इसके लिए मैं जो अर्न करता हूँ मान लो, तो वो मेरी कमाई हो गई। तो मेरा खर्च किसी न किसी की इनकम है, और मैं जो कमाता हूँ वो किसी न किसी की खर्च है। ठीक है, तो इस तरह से सबकी कमाई, खर्च को अलग काउंट किया जाता है, सभी लोगों की जो कमाई होती है वो एक जगह पे रखी जाती है। तो अभी मान लीजिए मैं कोई 4 महीने मान लीजिए घर में रहा, तो कोई ज़्यादा खास कपड़ों की ज़रूरत नहीं पड़ी, एक साधारण टी शर्ट और एक पैंट पे ही, या घर के कपड़ों पे जो पहनते हैं इनफॉर्मल्स की ज़रूरत ही नहीं पड़ी।
तो फार्मल्स के जो आउटलेट्स हैं वो शायद बंद होंगे। अच्छा, इस समय लोगों का खाना पीना भी बंद होगा, तो रेस्टोरेंट पे बहुत बुरा असर पड़ रहा है। ट्रैवल का तो अभी आप छोड़ ही दीजिए, ट्रैवल तो बंद ही रखे गए थे, धीरे धीरे वो खुले हैं। तो ट्रैवल इंडस्ट्री में, एविएशन इंडस्ट्री तो एकदम ही डाउन हो गई। मतलब 100 लोग अगर जा रहे थे तो 94% श्रिंक है। 94 लोगों ने एविएशन इंडस्ट्री, हवाई जहाज से उड़ना बंद कर दिया। ट्रेनें बंद हो गई थी, कुछ स्पेशल केसेस में चल रही थी ट्रेनें। कुछ बस वगैरह प्राइवेट चली होंगी, सरकारी बसें वो भी बंद थी। कार वगैरह चली होंगी थोड़ी बहुत, 50%, वो भी। बाइक चली होंगी 70-80%। तो इस तरह से हम देखते हैं कि बड़े बड़े इंडस्ट्रीज में एकदम डाउनफॉल आ गया रातों रात। उनमें तो या तो ताले पड़ गए या शटर डाउन है। शटर डाउन तो 22 मार्च को ही हो गया था, जैसे ही मोदी जी ने कहा था कि सभी लोगों को स्वेच्छा से लॉकडाउन करना है, अपने अपने घरों में कैद करना है। तो स्वाभाविक बात है भाई, सभी लोग घर में रहेंगे तो क्या चीज़ चलेगी? चला तो सिर्फ किराना है, चला तो सिर्फ दूध है, मेडिकल वाले हैं। और भगवान की कृपा ये रही कि जब भी भारत, इंडिया डावाडोल होता है, भारत उसको संभाल लेता है, यानी हमारा रूरल इंडिया उसको संभाल लेता है। रूरल इंडिया में एक अच्छी बात यह है कि एक फाइनेंशियल टूल है वहां पर, मनरेगा। महात्मा गांधी जो एम्प्लॉयमेंट है, रूरल एम्प्लॉयमेंट जो ग्रोथ है, वैसा कुछ नाम है उसका, यानी ग्रामीणों को रोजगार देने का वो एक इकोनॉमिक फाइनेंशियल टूल है जो उनको डायरेक्ट कैश प्रोवाइड करता है। लेकिन यहाँ पर मेरा एक ये मानना रहा है, और रघुराम राजन जो RRR कहलाते हैं, उन्होंने भी ये सजेस्ट किया है कि भारत के लिए यदि बात करें, रूरल इंडिया को हम भारत कह सकते हैं और अर्बन इंडिया को हम इंडिया कह सकते हैं। अगर ऐसा किसी को सोचना है भारत और इंडिया का डिफरेंस, तो वो ये भी सोच सकता है। हमारे यहाँ सोचने का कोई पैसा नहीं लगता, कोई कुछ भी सोच सकता है। तो भारत और इंडिया की अगर बात करें, रूरल और अर्बन एरियाज की बात करें, तो अर्बन एरियाज वैसे भी श्रिंक नहीं हुआ, बहुत हद तक 5-10-20% कोई परेशानी आई होगी तो आई होगी। बैंकों से भी अगर डिटेल ली गई है, तो बैंकों के जो लोन, हाउसेस के लोन, अर्बन एरियाज के जो लोन्स थे, वो सारे एक तरह से ठप हो गए। लेकिन गाँव में जो ट्रैक्टर इंडस्ट्री है, सीड ड्रिल वगैरह जो इक्विपमेंट बनाते हैं, वो एकदम से हाई हो गया, लगभग डबल के आसपास हो गए। क्योंकि हमारे जो शहर हैं, बेंगलुरु, दिल्ली, पुणे, मुंबई, यानी जितना जो MP, UP, राजस्थान, जो दिल्ली, मुंबई और उस तरफ हरियाणा, गुड़गांव में बैठता था, वो करोड़ करोड़ में वापस से रीमाइग्रेट हुआ और अपने अपने गाँवों में, अपने अपने शहर में और अपने अपने गाँवों में चला गया। तो अब गाँव में गया है तो क्या करेगा? हल बैली लेके निकल जाएगा, दिन भर फालतू थोड़ी बैठेगा। तो इस तरीके से अर्बन इकोनॉमी को तो सपोर्ट मिल गया, और बैंकों ने भी, जो अर्बन एरिया से नहीं हो पा रहा था, जिन बैंकों का ध्यान रूरल और अर्बन में बराबर था, उन लोगों को इतना फर्क नहीं पड़ा। लेकिन जो सिर्फ अर्बन को ही कवर करते थे, वो बैंक जरूर डाउनफॉल हुआ है। और जो सिर्फ रूरल एरियाज में जो बैंक काम करते थे, वो बहुत तेजी से ग्रोथ उनकी बराबर बढ़ती गई। और इस टाइम में, कोरोना पैंडेमिक के टाइम में, उनकी ग्रोथ बहुत ज्यादा हुई। तो अर्बन एरियाज को भी देखने की जरूरत है। अब अर्बन एरियाज में क्या टूल होते हैं? सबसे बड़ा बेनिफिट उनको डायरेक्ट बेनिफिट देना चाहिए। मैं अपना भी एक हैशटैग काफी समय से चला रहा हूं, बहुत से साल, कहूं तो साल हो गए, DBTE हैशटैग करता हूं मैं। D जो कैपिटल है, BTE बाकी स्मॉल है, D कैपिटल है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर फॉर एजुकेशन, और उसके बाद हैशटैग एजुकेशन भी दे देता हूं। चूंकि मैं टीचिंग प्रोफेशन से हूं, तो मुझे यहाँ मालूम है कि मैं गवर्नमेंट जॉब्स की बात नहीं करता हूँ। गवर्नमेंट जॉब्स पे तो आप सभी लोग जानते हैं 80,000 रुपया मिलता है, और उसका क्या आपको मिलता है ये सब आपके बच्चे बता सकते हैं। गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में कितने लोग अपना इलाज कराने जाते हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स में कितने छोटे और बड़े अधिकारी, कर्मचारी और साधारण लोग अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, ये सब सच्चाई किसी से छिपी नहीं है। तो जो प्राइवेट स्कूल टीचर हैं, प्राइवेट स्कूलों में जो टीचिंग करते हैं, ट्यूशनिंग करते हैं, जो सिर्फ अपना एकेडमिक सेशन चलाते हैं, अपनी एकेडमिक खोल के या अपनी ट्यूशन एजेंसी खोल के, एक रूम या 2 रूम या हॉल लेके अपने ट्यूशन करके, छोटी मोटी ट्यूशंस करके अपना गुजारा चलाते हैं, उन लोगों को सबसे ज़्यादा परेशानी आई है। मेरे पास भी 22 मार्च से भी
वैसे भी बहुत ज़्यादा इसमें कोई ग्रोथ होती नहीं है। 6-8 महीने 9 महीने काम होता है, 2-3 महीने से लेकर 4 महीने तक यहाँ पे स्पेशली गर्मियों में बहुत परेशानी होती है। गर्मियों में भी ऐसी दिक्कत होती है कि बड़े फाके से पड़ जाते हैं। और आप प्राइवेट स्कूल्स के टीचर्स को देखोगे तो 40% स्टाफ तो वो वैसे ही निकाल देते हैं किसी भी बात को लेकर। वो स्टाफ भी ऐसा होता है, मैंने तो आज तक अपने आप को कोई मतलब जो कहते हैं ना गर्व से मैं ये हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, मैंने किसी को आज तक ये नहीं देखा कि वो गर्व से अपने आप को बोल सके कि मैं प्राइवेट स्कूल का एक गर्व करने वाला एक टीचर हूँ, या प्राइवेट टीचिंग करता हूँ, ट्यूशनिंग करता हूँ, या अपनी एकेडमी चलाता हूँ। मैंने तो ऐसा देखा ही नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ वो कल्चर ही नहीं है। अभी टीचर जितना भद्द में गया है, टीचर जितना गर्द में गया है, चाहे वो फाइनेंशियली कह लें या सम्मान तो थोड़ा बहुत बचा होगा। शॉल श्रीफल वाला 5 सितंबर अभी गया है, शॉल श्रीफल चढ़ा देते थे, एक इतना बड़ा श्रीफल नारियल दे दिया वो सिर पे फोड़ने के लिए, और एक शॉल दे दिया अपना पिछवाड़ा ढांकने के लिए कि उसकी फटी पैंट ना दिख जाए। फटी शर्ट तो वो जैसे तैसे ढांक लेगा, पर जो पैंट फटी है वो ना दिख जाए। अंदर के कपड़ों की तो छोड़ ही दो, यानी अंदर की बातों को तो छोड़ ही दो। एक प्राइवेट टीचर स्कूल टीचर का गुजारा कैसे होता है ये तो ईश्वर ही जान सकता है, या वो खुद टीचर या उसके बच्चे जान सकते हैं कि हमारे मम्मी या पापा जो प्राइवेट स्कूल में टीचर हैं, बड़े बड़े फर्म में नहीं, बड़े बड़े स्कूलों में जो नामचीन स्कूल होते हैं वहाँ तो नहीं कहा जा सकता, वहाँ शायद अच्छा पगार मिलती होगी, 12-15-20-25 हज़ार, 30 हज़ार, 80 हज़ार, 1.5 लाख जो भी मिलती होगी। लेकिन प्राइवेट स्कूल जो छोटे फर्म होते गली मोहल्लों में खुलने वाले पब्लिक स्कूल्स हैं, उनकी तो आप बोलो ही मत। और मोस्टली 80% स्कूल यही और 80% बच्चे भी इन्हीं स्कूलों में पढ़ते हैं। बड़े बड़े स्कूलों की तो बात ही छोड़ दो, वहाँ तो फीस भी 2 लाख और 2.5 लाख रुपए सालाना होती है। यहाँ पे आम आदमी यहाँ पे तो ख़त्म ही हो जाए 2 लाख 2.5 लाख में, 1 लाख में, वहाँ उतनी फीस होती है। यहाँ तो 500 रुपये महीना भी निकालना किसी मतलब भूसे में सुई ढूंढने या ऊँट के मुंह में जीरा जैसा होता, मतलब 500 रुपये निकालना भी बहुत हर्डल है। भैंस के मुंह में से ठाटरा कहते हैं ना निकालना, वैसा होता है। तो यहाँ पर अब रघुराम राजन जी ने क्या क्या कहा है देखिए। 23% का तो कॉन्ट्रैक्शन हुआ है। रेस्टोरेंट, टूरिज्म और ट्रेवल तो बिल्कुल गड्ढे में चले गए हैं। फ्री फूड ग्रेन्स जो दे रहे हैं पुअर हाउस होल्ड्स को, यानी घरों में जो खाना डायरेक्टली पहुंचाया जा रहा है, गेहूं चावल दिए जा रहे हैं, वो ठीक है, लेकिन ये ना काफ़ी है। इसको बहुत से आगे तक लेके जाना चाहिए। और जो बहुत सम्मानित टीचर ट्यूटर है उनको भी पूछना चाहिए, अरे भैया 1-2 रुपए ले लो यार उनसे, उनको क्यों फ्री देके, क्यों आप क्या कोई टीचर ट्यूटर या ऐसा कोई मध्यम वर्गीय निम्न मध्यम वर्गीय परिवार जाएगा? आपको क्या लगता है थैला लेके जाएगा कि भैया उसके घर की वाइफ, उसकी पत्नी या कोई सम्मानित घरों की जिनका सम्मान है? मैं ये नहीं कह रहा हूँ, गरीब घर के लोगों को शुरू से ही ऐसा रखा गया, बल्कि मैं तो कहता हूँ कि ये फ्री वाली पॉलिसी खत्म कर देना चाहिए। 1-2 रुपए, 3 रुपए, 4 रुपए, 5 रुपए लेके आना चाहिए। या एक तरीका ये भी हो सकता है कि गेहूं चावल जो सही रेट पड़ रहा है किसानों को, सब्सिडी देने के बाद और सब्सिडी के नहीं देने के बाद जो भी रेट पड़ रहा है, वो 20 रुपए 30 रुपए गेहूं चावल रखे। और जो लिया जा रहा है 4 से 5 बोरे गेहूं, एक परिवार कितना खाएगा यार? 4 बोरे तो खाएगा, 2,000-2,500 रुपए का वो होता है गेहूं, और 1 बोरा या 2। मेन जो फूड है, स्टेपल डाइट जो है, मेन फूड होता है, वो 4 बोरे लेता है, चाहे वो चावल ले ले या गेहूं ले ले। और दाल लेगा तो 25-50 किलो लेगा। और कितनी लेगा? हाँ, मूंग की दाल 40 किलो और तुअर की दाल 40 किलो, यानी 4 बोरे मेन स्टेपल डाइट जो है उसकी गेहूं ले ले या चावल ले ले, या बराबर ले ले 2-2 बोरे, या 3 बोरे 1 बोरे का रेशो ले ले। मान लीजिए 10,000 रुपये गेहूं चावल के लिए लग गए, ठीक है। और दाल का आज का रेट लगा लो 80 रुपये के हिसाब से हो रही है, 8 को 3200-3500 रुपये की 4,000 रुपये की दाल हो गई। 15-20 हज़ार रुपये अगर आप एक परिवार को दे भी दोगे डायरेक्ट, तो कौन सा पहाड़ टूट जाएगा? वो सीधा किसी दुकानों से या किसी किसान से डायरेक्टली खरीद लेगा। ये है डीबीटीई, डायरेक्ट बेनिफिट। ये मैं एजुकेशन के लिए कह रहा हूँ, ये फूड के लिए भी आप चला सकते हैं। डीबीटीई की जगह आप एफ लगा लो, फूड ग्रेन्स, या जी लगा लो, बस ये डीबीटीई या डीबीटीएफ हो जाएगा। उससे व्यापारी हो। मध्य प्रदेश में तो आपको एक और अच्छी बात बताऊं, मध्य प्रदेश में जो कंट्रीब्यूशन में मेरा एक वीडियो था, जो गेहूं के व्हीट कंट्रीब्यूशन में जो है मध्य प्रदेश नंबर 1 हो गया है। बहुत प्रोडक्शन बहुत ज्यादा है, लेकिन कंट्रीब्यूशन भी जो हो रहा है वो थोड़ा कम है। प्रोडक्शन के प्रोपोर्शनेट कंट्रीब्यूशन कम है, फिर भी एनपी जो है वो टॉप पे पहुंच गया है। अब उसका रीजन ये है कि प्रोडक्शन और कंट्रीब्यूशन में इतना, मतलब जो सरकारों को बेचा जाता है वो कंट्रीब्यूशन में कहलाता है, वो प्रोपोर्शनेट इसलिए इतना कम है कि मध्य प्रदेश में
फाइन ग्रेन होता है, बहुत अच्छा गेहूं का और चावल का अच्छा उत्पादन होता है, अच्छी क्वालिटी का होता है। तो जो ग्रेन मर्चेंट है वो सीधे किसानों से खरीद लेते हैं। अगर मान लीजिए किसानों को डायरेक्टली, मान लीजिए ज़्यादातर लोग फ्री का अनाज ना लेके व्यापारियों के पास अगर सीधे पैसा लेके 20-30 रुपए किलो के हिसाब से अगर ग्रेन खरीद लें, अनाज खरीद लें, तो वो पैसा इनडायरेक्टली किसानों के पास पहुंच जाएगा। या किसानों को अगर कम पैसा मिल रहा है तो थोड़ी सी सब्सिडी वो वहां दे दे किसानों के लिए। वैसे भी रूरल इंडिया के लिए बहुत सी योजनाएं हैं। भारत को और मोदी गवर्नमेंट को स्पेशली और इकोनॉमिस्ट को जो है वो अर्बन एरियाज के बारे में ज़्यादा सोचने की ज़रूरत है। अब यहाँ से अब हम चलते हैं, देखिए RRR ट्रिपल आर रघुराम राजन जो है वो कह रहे हैं कि देखिए उसको इकोनॉमी जो श्रिंक करी उसको आप एक पेशेंट मरीज के तौर पर ले। मरीज जो होता है वो मरीज क्या करता है, आज उसकी तबीयत खराब है तो उसको दवाई गोलियों की जरूरत आज है। मेडिटेशन अगर आप कराना चाहते हैं तो आज है। आयुर्वेद की पुड़िया अगर आप घिसना चाहते हैं तो उसको दवाई आज दें आप। होम्योपैथी की गोलियां अगर आप मीठी मीठी बनाना चाहते हैं तो आज दें, अभी दें आप। ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि मरीज आज उसकी तबीयत खराब है और आप उसको कल या परसों या एक हफ्ते बाद या एक महीने बाद या 6 महीने बाद गोलियां देने पहुंचे। तब तक तो मालूम चलेगा कि वो शायद कैंसर बन चुका होगा वो रोग। मतलब वो ऐसा रोग हो जाएगा कि या तो वो लाइलाज है, या तो उसको काट के फेंके, या वो अपना बहुत उग्र रूप ले चुका होगा वो बीमारी। सर्दी खांसी ही ले लीजिए, अगर समय से इसका इलाज नहीं किया जाएगा तो खांसी ही आपके प्राण ले सकती है। ले सकती कि नहीं ले सकती? खांस खांस के व्यक्ति खांस के व्यक्ति ही उसके आधी जान हो जाए। सर्दी तो वैसे भी मैं ज़्यादातर जिन बच्चों को पढ़ाता हूँ सर्दी बच्चों में ज़्यादा होती है और उनका कंसंट्रेशन वीक हो जाता है। पढ़ाई, लर्निंग, स्टडी मटेरियल उसको करना, स्टडी टेबल्स पे स्टडी मतलब घंटे देना, टेबल पे समय देना, वो उनका जो बॉडी का जो स्टेमिना है वो घट जाता है। तो इस तरीके से अगर हम देखें सर्दी के पेशेंट के जैसे ले देखें इकोनॉमी को, तो मोदी गवर्नमेंट को गर्म पानी अगर पिलाना है तो वो आज पिलाएं, काढ़ा पिलाना है तो आज पिलाएं, अदरक का पानी पिलाना है या अदरक की चाय, जिंजर टी जिसे बोलते हैं, वो उबाल के उनको पिलाना है बेहतरीन वाली 2 कप चाय, तो वो आज पिलाएं ना भाई मोदी गवर्नमेंट। ऐसा थोड़ी होगा कि सर्दी उसकी नाक ही बंद हो जाए, फिर आप जब भूख की भी ज़रूरत हो तब आप चाय पिला रहे हैं, और जब भूख खत्म हो जाए तब खाना लेके पहुंच जाए। तो वो बेचारा मरीज खाएगा क्या? है नहीं, इकोनॉमी करेगी क्या? वो और डाउनफॉल में चली जाएगी। फिर उसके बाद आपको डबल से करने पड़ेंगे और हो सकता है तब आपके जो इलाज ही आपका बेकार हो जाएगा, फिर वो भगवान भरोसे पहुंच जाएगा। तो हम रूरल एरिया से, रूरल इंडिया से अर्बन इंडिया की तरफ आते हैं। अर्बन इंडिया में सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है बैंक लोन और उसका इंटरेस्ट। अव्वल तो बैंक जो है वो मध्यम वर्गीय, निम्न मध्यम वर्गीयों को लोन ही नहीं देती, चाहे वो सही हो या गलत हो। लोन देने में ही स्पेशली SBI स्टेट बैंक का तो रिकॉर्ड और भी भगवान बचाए बहुत ही ऊंचे दर्जे का है। बिल्कुल आप ऊंचा कहीं से भी उल्टा पकड़ सकते हैं, ऊंचा या सीधा पकड़ सकते हैं, कैसा भी समझ लीजिए, ठीक है। बैंक लोन, एक तो उनको लोन मिलते नहीं है, तो मेरा ये आग्रह होगा कि लोन को थोड़ा सा आप सही करें। लोन देने की प्रोसेस थोड़ी जेन्युइन होनी चाहिए, थोड़ी ग्राउंड पे होनी चाहिए, लोगों को पहचाने, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप बैंक तक लेके आए। मैं एक बैंक में बैठा था, सॉरी मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूँगा, किसी भी बैंक की भद्द खराब होती है। मैं उस बैंक में बैठा था, एक महिला जो थी वो मेरे बाजू में बैठी हुई थी। मैं चूंकि बैंक में मैनेजर साहब के रूम में था, वो बड़े मुश्किल से मैनेजर साहब के पास आई गई, बैठी, बोले मैनेजर साहब मुझे लोन दे दीजिए। मैं अब मैनेजर साहब वहाँ फ़िलहाल थोड़े से काम में लगे थे, अपने कैबिन से बाहर चले गए थे। तो मैंने उनसे पूछा कि कितना लोन चाहिए, तो वो मैडम बोली कि बोले मुझे 50,000 का लोन चाहिए। अब आप सोच लीजिए, हमारे 80,000 और 1.5 लाख रुपए महीने कमाने वाले लोग, यानी 12 लाख रुपए, 10 लाख 12 लाख रुपए, 5-7 लाख तो छोड़ ही दीजिए, स्टाम्प टिकट पे, गवर्नमेंट टिकट पे मिलने वाले लोग हैं। और एक तरफ वो लोग हैं जो 50,000 रुपए के लोन के पीछे अपनी एड़ियां घिस देते हैं। अब आप सोचिए, जबकि 50,000 रुपए तो सब्सिडी देने की ज़रूरत है। बाद में मैंने पूछा कि आप क्या करती हो, कहती कि मुझे भी सर बोल रही थी, जबकि मुझे सर बोलने की ज़रूरत नहीं थी उनको। बोले सर साहब, बोले मैं रोड के साइड, बोले वो सब्जी का ठेला लगाती हूँ, मेरी एक दुकान है ऐसी ज़मीन पे, वो बना लेते हैं सर शेड हट टाइप की, झोपड़ी जैसा बना लेते हैं, शेड जैसा, धूप से बचने के लिए, बारिश से बचने के लिए, और सब्जियां रख लेते हैं। तो हम ज़्यादातर जो मध्यम वर्ग होता है वो
मॉल वॉल से सब्जी खरीदने से बेटर रोड साइड ही सब्जी खरीदने में ज़्यादा सुकून महसूस होता है हमें। वो बैठे रहते हैं रोड के साइड और हम उनको ऐसे पैसे दे रहे होते हैं, हम उनको नीचे देख रहे होते हैं, तो थोड़ा हो सकता है हमारा ईगो शांत होता है। लेकिन वो ईगो मैं कह रहा हूँ शांत करते रहें और सब्जी रोड साइड जो हॉकर्स होते हैं, सब्जी ग्रीन ग्रोसर होते हैं, उन्हीं से सब्जी खरीदें। रिलायंस से भी सब्जी खरीदें, कोई बात नहीं, रिलायंस भी अपना है, लेकिन पहली सब्जी आप उनसे खरीदिए यदि ज़्यादातर हो सकता है तो। ठीक है, तो ये बैंक है हमारे 50,000 रुपए के लोन के लिए, मतलब जूते घिस जाए, चप्पलें घिस जाए। वो महिला थी, बताइए 50,000 रुपए अगर उसको समय से मिल जाते तो वो आज कितना अच्छा काम कर रही होती। ठीक है, फिर इसके बाद ईएमआई। ईएमआई जो होती है वो हायर रेट पे होती है, इंटरेस्ट रेट पे, और ईएमआई ऐसी होती है कि बिल्कुल एक ही है ईएमआई चूके, और वो क्या होता है, वो क्रेडिट स्कोर उसका हथौड़ा उनने दिया मिला के बेचारा अपना वो कंज्यूमर ही खत्म। बैंक जो लोन लिया है, ऋण ग्रहीता बोलते हैं, ऋण दाता और ऋण प्रदाता और ऋण ग्रहीता, ऋण लेने वाला, कर्जदार कर्जदाता। फिर इसके बाद ईएमआई कम करने की जरूरत है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कम करने की जरूरत है। आप कम से कम ईएमआई रखिए ना, कम से कम ईएमआई रखेंगे तो बिजनेसेस में आजकल प्रॉफिटेबल कहाँ है, प्रॉफिट है ही नहीं। प्रॉफिट होगा तभी तो आप लोन और इंटरेस्ट और रेट ऑफ इंटरेस्ट मतलब इंटरेस्ट दे पाएंगे, लोन रीपे कर पाएंगे। अब यहाँ पे हमारी एक बात और है कि बैंक कहती है कि हम पीछे से पैसा लेते हैं, तो एफडीआई पे भी कम कीजिए, लोगों से अनुनय विनय कीजिए। हाँ, एफडीआई पे कम कर देंगे तो लोग एफडीआई करना ही बंद कर देंगे, लेकिन लोगों को भी समझना चाहिए कि जो पैसे वो उनको, मान लीजिए 10 लाख की एफडीआई पे मान लीजिए उनको 7,000 रुपये 84,000 रुपये सालाना, 7,000 रुपये महीने का मिल रहा है अगर मान लीजिए, तो वो 7,000 रुपये कोई ना कोई तो आपके बिहाफ में पे कर रहा होगा ना बैंक को। कोई 14,000 रुपये लोन चुका रहा होगा, तब तो आपको 7,000 रुपये की बैंक वो दे रही है, इंटरेस्ट पे कर रही है आपके अकाउंट में। कोई इंटरेस्ट चुका रहा होगा 14,000 रुपये, तभी आपको 7,000 रुपये इंटरेस्ट के ब्याज के मिल रहे होंगे। तो आप सोचिए आपको ब्याज का पैसा कितना मजे का लग रहा है, जबकि 10 लाख रुपए आपके जो एफडीआई, जो एफडी करने वाले लोग हैं, आपका पैसा सुरक्षित है और उसके ऊपर आपको 7,000 रुपये मिल रहा है। और वो जो आपके 10 लाख रुपए लोन लेके 14,000 रुपये सिर्फ ब्याज के ही दे रहा होगा शायद, वो कैसे काम कर रहा होगा, है ना, किस तरीके से कमा रहा होगा वो, आप सोचिए जरा थोड़ा सा। तो ये 14,000 और 7,000 का गैप बहुत कम करने की जरूरत है। 7,000 रुपये को आप 6.5 6.25 भी कर सकते हैं, बहुत फर्क नहीं पड़ेगा। और जो 14,000 रुपये वो जो चुका रहा है उसको आप कम से कम 8-9% से, बल्कि मैं तो कह रहा हूँ जापान तो 0% इंटरेस्ट पे रेट दे रहा है। मतलब वो कह रहा है माइनस में भी दे रहा है, वो ये कह रहा है कि आप 10 लाख रुपये हमसे लीजिए और 1-2 लाख रुपये और हम बदले में आप माफ़ कर देना, मतलब 10 लाख लीजिए और चुकाइए 8 लाख। माइनस में ही होगी ना रेट ऑफ इंटरेस्ट। और कोई 0% मतलब चुकाइए सिर्फ आप 8 लाख, 2 लाख तो भूल ही जाइए, हम लेंगे ही नहीं आपसे, और बदले में 10 के आप 8 ही चुकाइएगा, क्योंकि बिजनेसेस ही नहीं है जापान जैसा देश के। तब भारत में भी अगर ये हो जाए तो प्रभु राम दिख जाए हमें, तो अयोध्या में दिख गए, अब दिखने की उम्मीद है, कोर्ट से केस तो जीत ही गए हैं। ठीक है, इसके बाद होती है एमएसएमई। एमएसएमई होता है जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, मिडिल एम से वो मध्यम, स्मॉल और माइक्रो जो फाइनेंसिंग होती है, वो छोटे बड़े सब जो उद्योग होते हैं, धंधे, उनको जो लोन देती है वो। उसके बारे में तो मेरा कोई ऐसा वो नहीं है राय, बस बैंकों को थोड़ा ज़मीन पे आके देखना, समझ